सह्याद्री के पहाड़ों में जहां हवा में कहानियां गूंजती हैं, वहां एक ऐसी गाथा बसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जिसका नाम शायद इतिहास की किताबों में ना मिले, पर वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक आम इंसान, एक किंवदंती या एक मिथक बनता कैसे है। ये सवाल हमें इतिहास और लोक कथा के बीच की उस धुंधली लकीर को समझने में मदद करेगा, जहां यादें लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले धरेराव की उस विरासत को देखते हैं जिसे आज भी छुआ और महसूस किया जा सकता है। एक मंदिर, एक 100 किलो का पत्थर जो आस्था की परीक्षा लेता है, और एक कहानी जो बताती है कि कुछ नायक कागज पर नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा में अमर हो जाते हैं। लेकिन ये सब बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के दर्द और संघर्ष को जानना होगा। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जिसने इस नायक को जन्म दिया। ये खूबसूरती से भरे एक इलाके की कहानी है, लेकिन उस वक्त वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही दर्द और पीड़ा का दौर था। ये कहानी है आदिवासी डांगन की। सोचिए, मूला और प्रवरा नदियों के बीच बसी 40 बस्तियों की एक पूरी घाटी। यहाँ के लोग अपनी जमीन से, अपने जंगल से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन ब्रिटिश राज में इन लोगों की जिंदगी समझिए नर्क बन गई थी। एक तो कमरतोड़ टैक्स, ऊपर से लालची साहूकार जो सब कुछ छीन लेते थे। नतीजा ये हुआ कि लोगों को अपना पेट भरने के लिए चावल की भूसी और जंगल के कंदमूल पर निर्भर रहना पड़ रहा था। यही वो पीड़ा थी जिसने एक विद्रोह की आग को जन्म दिया। और इसी पीड़ा से एक नारा गूंजा, सालों की पालो। इसका मतलब था दुश्मनों का जीना हराम कर दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये उन लोगों के गुस्से और संकल्प की आवाज थी जो अब और जुल्म सहने को तैयार नहीं थे। तो अब आते हैं कहानी के हीरो पर। एक साधारण सा लड़का जो आगे चलकर एक असाधारण व्यक्तित्व बनने वाला था। 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। कुमशेत गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था धार्या। जी हां, यही वो लड़का था जिसे दुनिया बाद में वीर धरेराव के नाम से जानेगी। उसका बचपन सह्याद्री के जंगलों में बीता। मवेशी चराते हुए उसने जंगल के हर राज को जाना, और सह्याद्री की वो सीधी खड़ी चट्टानें, वो तो उसके लिए खेल थीं। बस इसी परवरिश ने उसे निडर, फुर्तीला और प्रकृति का एक अटूट हिस्सा बना दिया, और यही गुण बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। और यहीं से एक बड़ी ही दिलचस्प स्थानीय लोक कथा का जन्म होता है जो धार्या को असाधारण बनाती है। कहा जाता है कि एक बार धार्या ने एक जंगली मुर्गे का शिकार किया और उसे कुछ पत्तों में लपेट लिया। घर पहुंचकर उसने क्या देखा कि मरा हुआ पक्षी जिंदा हो गया था। धार्या ने उस पौधे को ढूंढा और उसका सेवन कर लिया, और यही कहानी उसके अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक बन गई। और बस यहीं से लोगों की नजरों में वो एक साधारण लड़का नहीं रहा, एक किंवदंती का जन्म हो चुका था। तो अब हम उसके विद्रोह के उस दौर में चलते हैं जहां वो एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ एक लगभग अदृश्य शक्ति, एक साया बनकर लड़ा। धार्या आदिवासी तूफान नाम के आंदोलन में शामिल हो गया। उसने ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए, उनके खजानों को लूटा और सारा का सारा धन गरीबों में बांट दिया। वो अपने लोगों का रक्षक बन गया था। जरा सोचिए, एक तरफ एक अकेला आदमी और दूसरी तरफ पूरा ब्रिटिश साम्राज्य। एक तरफ थी धरेराव की चतुराई, भेष बदलने की कला, जंगल का पूरा ज्ञान और चट्टानों पर चढ़ने की महारत, और दूसरी तरफ थे अंग्रेजों के नाकाम प्रयास, नोटिस, जाल और गांव वालों पर अत्याचार। लेकिन वो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसका ये नया नाम किसी राजा ने नहीं दिया था। ये नाम उसे लोगों ने दिया था, उसके कामों के लिए। वो अब सिर्फ धार्या नहीं था, बल्कि वीर धरेराव था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जहां एक नायक को सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। ये वो पल है जो एक विद्रोही को शहीद बनाता है और एक शहीद को अमर कर देता है। जब अंग्रेज धरेराव को पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने गांव वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अपने लोगों की ये पीड़ा धरेराव से देखी नहीं गई, और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो लड़ता रहे और अपने लोगों को मरते हुए देखे, या फिर आत्मसमर्पण करके उनकी जान बचा ले। ये एक दिल दहला देने वाला चुनाव था जिसमें उसे अपने लोगों के लिए खुद को बलिदान करना था। उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर।
उसने अंग्रेजों से कहा, तुम सिर्फ मेरा सिर ले जा सकते हो, मेरा धड़ मेरी मातृभूमि में ही रहेगा। हार में भी उसकी यह शर्त अपनी जमीन से उसके गहरे रिश्ते और उसकी हिम्मत को दिखाती है। तो आप कहानी के अंतिम भाग में चलते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे उसकी शहादत के बाद उसकी कहानी और उसकी आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। यह मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लिखा हुआ इतिहास अक्सर विजेताओं या शक्तिशाली लोगों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन मौखिक इतिहास उन लोगों की आवाज है जिन्हें दबा दिया गया। धरेराव जैसे नायकों के लिए, जिन्हें किताबों ने भुला दिया, यही मौखिक परंपरा उन्हें जिंदा रखती है। और लोक कथाएं तो उसकी मौत के बाद और भी मजबूत हो गईं। कहा जाता है कि पुणे जेल में उसका कटा हुआ सिर देखकर जेलर कांप गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर जिंदा हो गया था और वापस कुमशेत ले जाने की मांग कर रहा था। ये दिखाता है कि लोगों की नजर में उसकी आत्मा कभी हारी ही नहीं। और आज भी उसकी याद 4 स्तंभों पर जिंदा है। उसकी समाधि एक पवित्र तीर्थ है। गोटी उछलने की रस्म आस्था की परीक्षा है। पालिक दिवस के दिन लोग उसे याद करते हैं। और सबसे बढ़कर मौखिक इतिहास यानी उसकी कहानी को सुनाने की परंपरा, जो खुद में एक प्रतिरोध का काम है। तो अंत में एक विचार के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर कोई कहानी कागज पर कभी लिखी ही न गई हो, तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी घटी ही नहीं थी? या फिर वीर धरेराव की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ इतिहास स्याही से नहीं बल्कि लोगों की यादों, उनकी आस्था और उनके दिलों से लिखा जाता है।